प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है स्थानीय स्वशासन का महत्व। इससे पूर्व में स्थानीय स्वशासन के अर्थ और स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अब तक उसे ना देखा हो तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उसके पश्चात ही आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपको यह भी बताना था कि अब जो वीडियोस हैं उनके PDF भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर निकाल सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्थानीय शासन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा संचालित शासन प्रबंध ही स्थानीय शासन कहलाता है। हमने आपको बताया था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्व एवं उपयोगिता को हम जिन बिंदुओं पर देखेंगे, इसको मैंने 15 बिंदुओं में बांटा हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला है लोकतंत्र की आधारशिला, यानी कि लोकतंत्र आप जानते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और उसकी आधारशिला स्थानीय शासन कैसे है? क्योंकि एक स्थानीय शासन ही ऐसा शासन है जिसमें जनता पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी कर पाती है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जनता अपने प्रतिनिधि को जानती है स्थानीय स्तर पर, कि किसको मैं प्रधान बना रहा हूँ, किसको मैं नगर पालिका में वार्ड मेंबर बना रहा हूँ, किसको मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना रहा हूँ। ये सब इस जनता को पता है। जबकि जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के बारे में बहुत कम जानती है, तो इसलिए उसे सही प्रतिनिधित्व करने में कहीं ना कहीं दुविधा होती है। जबकि स्थानीय स्वशासन वह संस्था है जिसका निर्वाचन वो क्योंकि जानता है कि किस प्रकार का व्यक्ति चुनाव में उठा हुआ है, इसे जिताना है नहीं जिताना है, तो इसलिए लोकतंत्र की आधारशिला स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। दूसरा, लोकतंत्र की पाठशाला। ब्राइस महोदय के अनुसार लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला तथा इसकी सफलता की जो गारंटी है वो स्थानीय शासन ही है। स्थानीय शासन राजनीतिक अनुभव की विविधता को बढ़ावा देकर तथा अपने को लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित सृजनात्मक क्रियाकलाप के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करके लोकतंत्र की नमनीयता, शक्ति तथा संपन्नता के विकास में योगदान देता है। इसलिए ही ब्राइस ने स्थानीय शासन का जो अभ्यास नागरिकों को होता है उससे उसके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्यों के प्रति यह कर्तव्य की भावना जागृत होती है कि कार्य कुशलता व ईमानदारी से किया जाए। यानी कि अपने प्राथमिक स्तर पर जो लोकतंत्र है उसके प्राथमिक स्तर पर स्थानीय शासन से व्यक्ति के भीतर जो कुशलता व ईमानदारी की भावना है उसका क्या है, विकास होता है। और इस कारण ही जो स्थानीय स्वशासन है उसको ब्राइस महोदय ने लोकतंत्र की पाठशाला, प्रयोगशाला या एवं नर्सरी कहा है। तो एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि लोकतंत्र की स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला, प्रयोगशाला और नर्सरी किसने कहा है? तो ये ब्राइस इसका जवाब होगा। उसके पश्चात तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वह है जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना। स्थानीय शासन राजनीतिक प्रशिक्षण का सुनिश्चित साधन है। उसका संबंध मुख्यतः ठोस कार्यों से होता है, जैसे पार्क विकसित करना, पानी की व्यवस्था करना, कूड़ा करकट को हटवाना। अतः स्थानीय संस्थाओं के कार्यों एवं परिणामों को हर व्यक्ति सरलता से देख व जान सकता है कि क्या स्थानीय स्वशासन कर रहा है। और क्योंकि हर कार्य जनता की आंखों के सामने होता है, अतः महत्वपूर्ण स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में सूक्ष्म वाद विवाद उठ खड़ा हो सकता है, जिससे लोगों को क्या है, शिक्षा मिलती है। क्योंकि अगर वाद विवाद खड़ा होता है, वाद विवाद जब होगा तो उससे ही क्या है, कोई संवाद निकल कर आएगा, कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा।
तो इसलिए इससे क्या है, जो नागरिक हैं वह शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे स्थानीय स्वशासन क्योंकि छोटा स्तर है, तो वहाँ भी व्यक्ति चुनाव के माध्यम से या कार्य कैसे करना है, राजनीतिक कार्यों को कैसे करना है, तो वो शिक्षा भी क्या है, व्यक्ति ग्रहण कर पाता है। उसके पश्चात चौथा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है नेतृत्व का प्रशिक्षण। नेतृत्व यानी कि नेतृत्व क्षमता का विकास भी स्थानीय स्वशासन के द्वारा व्यक्ति या जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं उनके भीतर जागृत किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएं केवल सामान्य जनता का ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले अर्थात प्रतिनिधियों, जो प्रतिनिधि वर्ग है उसको भी क्या है, प्रशिक्षण का कार्य उसके प्रशिक्षण का कार्य करती है। उभरते हुए नेतृत्व के विकास में ये संस्थाएं अत्यधिक सहायक है। स्थानीय संस्थाओं के सदस्य इन संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त राजनीतिक व प्रशासनिक अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर कर सकते हैं। चर्चिल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही प्रारंभ किया था। और इसीलिए लास्की महोदय का विचार है कि उन्हीं व्यक्तियों को केंद्रीय या प्रांतीय सरकार में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए जो पहले कम से कम 3 वर्ष तक स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हों। तो फिर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह कथन किसका है कि उन्हीं व्यक्तियों को केंद्रीय या प्रांतीय सरकार में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए जो कि कम से कम 3 वर्षों तक स्थानीय संस्थाओं के में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हो। तो इसका जवाब होगा आपका लास्की। उसके पश्चात जो इसका चौथा इम्पोर्टेंस या महत्व है वो है नागरिक गुणों का विकास। स्थानीय संस्थाएं जनता में अनेक नागरिक गुणों का विकास करती है, जैसे कि उदारता, सहिष्णुता एवं व्यापक दृष्टिकोण, सहयोग एवं सार्वजनिक सेवा की भावना, पारंपरिक समझ एवं सामंजस्य, सार्वजनिक उत्साह यानी कि सार्वजनिक कार्यों में उत्साह। ये ऐसी भावनाएं हैं जो कि स्थानीय संस्थाओं की क्रियान्विति या स्थानीय संस्थाओं के कार्यों के माध्यम से ही जनता के भीतर उत्पन्न होती हैं। ये संस्थाएं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय संस्थाएं विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों में समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से मिलजुल कर कार्य करने की भावना भी पैदा करती है। और इसीलिए लॉर्ड ब्रॉस महोदय ने स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों की सामान्य रुचि जागृत करती है, ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त उनका मानना है कि स्थानीय संस्थाएं लोगों को दूसरे के हित का कार्य करने का प्रशिक्षण भी देती है और उन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरों के साथ कार्य करना भी सिखाती है। स्थानीय संस्थाएं सहज ज्ञान, तर्कसंगतता, न्यायप्रियता एवं सामाजिकता का विकास भी व्यक्ति के भीतर करती है। अगला जो इम्पोर्टेंस है वो है लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से सफाई, स्वास्थ्य, जल प्रबंध, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्गों के कल्याण, इसके अतिरिक्त मेले, बाजार की व्यवस्था, पुस्तकालयों की व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर को बचाना या उनकी गतिविधियां, भूमि सुधार का कार्यान्वयन और अन्य विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का क्या है, संपादन किया जाता है। और इन कार्यों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुरूप नागरिकों के जीवन को सुखी एवं समर्थ बनाने में अपना योगदान स्थानीय संस्थाएं देती है। इसीलिए वार्ने महोदय के अनुसार समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी स्थानीय संस्थाएं सेवा नहीं करती। समाज के कुछ वर्गों की तो ये जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक सेवा करती है। तो इस कथन को भी आप याद रखिएगा। वार्ने महोदय का ये कथन है कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है
जिसकी स्थानीय संस्थाएं सेवा नहीं करती बल्कि समाज के कुछ वर्गों की या जन्म से और मृत्यु पर्यंत सेवा करती है। उसके पश्चात जो अगला इसका इम्पोर्टेंस है वो है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के कार्यभार में कमी। तो इसको मैं बहुत शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। अगर किसी कार्य को एक व्यक्ति कर रहा है तो अगर उसी कार्य को दो व्यक्ति करेंगे तो कार्य क्या है, कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। और उसी कार्य को जब तीन व्यक्ति करेंगे तो कार्य स्वतः ही और हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए ही केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के जो स्थानीय स्तर के कार्य होते हैं वह स्थानीय संस्थाएं करती है, जिससे केंद्र एवं प्रांतीय सरकार का जो कार्यभार है उसमें कमी आती है। तो मुझे उम्मीद है यह आपके समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात जो इसकी अगली विशेषता है, अगला इम्पोर्टेंस है, वह है स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंध। अब क्योंकि मैंने जैसे पहला आपको बताया था कि स्थानीय जो समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों को ही मालूम होगी। अगर हमारे क्षेत्र में कोई समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो दिल्ली में बैठे व्यक्ति को कैसे उसकी जानकारी होगी कि सड़कों के टूटने से या बारिश से जब पानी की समस्या होती है, गंदा पानी आता है, तो वो कैसे जान सकता है? वही व्यक्ति जान सकेगा जो कि उस क्षेत्र विशेष में रहता होगा। तो इसलिए जब उन्हीं व्यक्तियों को इस क्षेत्र विशेष का कार्य दिया जाता है तो वह व्यक्ति स्थानीय विषयों का जो कार्य है उसमें कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं और ग्राम का कोई व्यक्ति प्रधान या किसी पद पर आता है, वार्ड मेंबर के रूप में, किसी भी रूप में आता है, तो प्रारंभ में उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। मैं इतने निचले स्तर पर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से हैं और आप जानते हैं कि जब प्रधान बनता है तो उसे बहुत कम जानकारी होती है, किंतु जब प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तब उसके हाव भाव, उसके समझ, उसको देखिए तो वो कहीं क्या है उस कार्यों में कुशल हो जाता है। तो क्या है, बार बार उन्हीं कामों को करने से कुशलता उसके भीतर आ जाती है। इसीलिए स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में वह सक्षम हो जाता है। तो यह भी स्थानीय जो सुशासन है उसका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, महत्व या इम्पोर्टेंस है। अगला है स्थानीय सूचनाओं का संप्रेषण यानी कि स्थानीय सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, संप्रेषण उसी को कहते हैं। स्थानीय शासन स्थानीय जनता तथा राज्य शासन के बीच विचारों और भावनाओं के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। संप्रेषण मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो प्रतिनिधि है वो अपनी समस्या को क्या है, बड़े स्तर या केंद्र या राज्य स्तर तक पहुंचाता है, और इसलिए ही स्थानीय सूचनाओं का संप्रेषण में भी स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो इम्पोर्टेंस है वह है नौकरशाही की बुराइयों से बचाव। यदि स्थानीय विषयों का प्रबंध भी केंद्रीय या प्रांतीय सरकार द्वारा ही किया जाए तो नौकरशाही की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नौकरशाही यानी कि जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो नामित व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार डीएम है, एसडीएम है या अन्य जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सारे के सारे नौकरशाह में आते हैं। तो उनकी बुराइयों से भी बचाव स्थानीय स्वशासन के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि अगर सारे कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर होंगे तो उस नौकरशाही के माध्यम से होते हुए आएंगे, जबकि स्थानीय स्तर पर जो कार्य हैं वो कम स्तर से गुजरेंगे, तो वहाँ भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी। उसके पश्चात
जो अगली इसकी इम्पोर्टेंस है वो है विकास कार्यों में सहायक। क्योंकि क्या कार्य करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है। क्या बताया? कौन सा कार्य करना है, किस स्थान पर करना है, किस मौसम में या किस समय करना है, और ये सारी चीज़ें एक स्थानीय स्तर पर व्यक्ति को पता होगी। जैसे अगर किसी पहाड़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, अगर उसकी डीपीआर यानी कि उसका जो पूरा ढांचा है, कैसे बनेगा, कितना पैसा लगेगा, उसे दिल्ली में बैठ के बनाया जाए, देहरादून में बैठ के बनाया जाए, तो संभावना है कि उसका सही डीपीआर नहीं बन पाएगा या सही उसका आकलन नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहाड़ी इलाके में कहीं चट्टानें लग जाती है, कहीं बार नहीं लगती है। तो इसलिए जब स्थानीय जिस स्थान पर वो सड़क का निर्माण करना है, वहाँ के व्यक्ति उसका आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सही आकलन कर पाएंगे। जब सही आकलन कर पाएंगे तो उसमें सही कीमत उस पर खर्च की जा सकेगी, और जिस कारण विकास का कार्य में सहायता मिलेगी। सहायता का अर्थ है कि वरना पैसे की कमी के कारण क्या है, हो सकता है काम ढंग से ना कि हो, वो उसको फिर दोबारा से करना पड़े। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जो विकास है उसमें भी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त जो विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्थानीय स्तर पर, वह भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सही व्यक्ति और सही जिस ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है वहाँ तक वो विकास योजनाएं पहुँच पाती है स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से, और इससे भी क्या है, विकास में सहायता मिलती है। अगला है प्रशासनिक व्यय में बचत। स्थानीय समस्याओं से अवगत नागरिक अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से ही नहीं अपितु कम खर्च में सुलझा लेते हैं। किसी भी सरकार की कार्य संपन्नता, चाहे वह केंद्रीय हो या प्रांतीय या स्थानीय, इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास वित्तीय स्रोत कितने उपलब्ध हैं। स्थानीय सरकारों द्वारा कार्य करने पर प्रशासन में मितव्ययता रहती है। क्यों? क्योंकि धन की बचत का कारण यह है कि स्थानीय कार्य स्थानीय सत्ता द्वारा किए जाते हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर कर या फीस के माध्यम से क्या है, उस फंड को एकत्रित करते हैं। उसमें से जो एकत्रित किया है उसमें से वो कार्य किए जाते हैं। अतः जब स्थानीय व्यक्ति स्थानीय प्रबंध में भागीदारी करते हैं तो वे कम से कम कीमत पर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनका पैसा है जो स्थानीय सेवाओं पर ही क्या है, खर्च हो रहा है। अतः वह उन सेवाओं को अधिक मितव्ययी बनाने तथा धन की व्यर्थ बर्बादी को रोकने हेतु सजग रहते हैं। भले ही ये भावना अब हमको देखने को कम मिलती है, फिर भी स्थानीय पदाधिकारियों का स्थानीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण सुधारात्मक होता है तथा सहानुभूतिपूर्ण होता है। इसी कारण फाइनर महोदय ने कहा है कि स्थानीय सरकार की स्थापना से व्यय में बचत होती है। मैंने जैसे वह कहा कि भले ही यह दृष्टिकोण अब कम रह चुका है, सार्वजनिक जो संपत्तियां होती हैं उनके प्रति लोगों का एक नकारात्मक दृष्टिकोण अब हो चुका है। यह तो सार्वजनिक है, उसकी देख रेख में भी व्यक्ति कम उत्साह लेते हैं, जबकि जो निजी संपत्ति है उसकी देख रेख में अधिक उत्साह लेते हैं। पर फिर भी क्योंकि स्थानीय स्तर पर या अपने पैसे से बनाया हुआ खर्च होता है, उसकी व्यक्ति देख रेख भी करते हैं और उसे कम खर्चे में करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे मितव्ययता प्रशासन में आती है, और यह भी इसका एक महत्व है। अगला है सरकारी नीतियों के प्रशिक्षण की प्रयोगशाला। जो भी सरकारी नीति प्रारंभ की जाती है वो छोटे से छोटे स्तर पर प्रारंभ की जाती है, ताकि उसको देखा जा सके कि यह नीति सही कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और वैसे भी जो भी नीति बनाई जाती है वो जनता के लिए बनाई जाती है, और जनता चाहे केंद्र पे हो, राज्य में हो, आखिर जनता स्थानीय स्तर के भीतर आ ही जाती है। और जिस कारण सरकारी नीतियों के परीक्षण की प्रयोगशाला में भी इसे स्थानीय स्वशासन के भीतर यह भी इसका क्या है, एक महत्व है। अगला है
नागरिकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक। स्थानीय प्रशासन में व्यवहार रूप में भाग लेने में नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम एवं देशभक्ति की भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय शासन में स्वतंत्रता का उपभोग करने के बाद नागरिक राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उपभोग करने के लिए तत्पर तथा जागरूक रहते हैं। तो सीधा सीधा सा अर्थ है कि नागरिक निचले स्तर से सीखते सीखते बड़े स्तर तक क्या है, नेतृत्व भावना, कार्यकुशलता, इन सब के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में नागरिक अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये एक अंतिम विशेषता और इम्पोर्टेंस और है इसका कि व्यापक दृष्टिकोण का विकास। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र की सफाई, स्वास्थ्य, अनिवार्य शिक्षा, जल प्रबंध आदि कार्यों में क्या है, रुचि लेते हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार करने की योग्यता धीरे धीरे उनके अंतर्गत आ जाती है। क्षेत्रीय व स्थानीय मामलों में रुचि लेते हैं और रुचि लेते लेते नागरिक राष्ट्रीय मामलों में भी रुचि लेने लगते हैं और जिससे स्थानीय कार्यों से ही उनका जो स्थानीय कार्य थे उससे ही धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण विकसित होता है। इसीलिए व्यापक जो दृष्टिकोण है उसका विकास स्थानीय कार्यों में भागीदारी से बनता है। तो इतने महत्व बताने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय शासन की संस्थाएं न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाती है बल्कि उसके विकास के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। स्थानीय संस्थाएं नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए भी आवश्यक है। जितनी अधिक क्रियाशील ये स्थानीय संस्थाएं होगी, स्थानीय जीवन उतना ही सुखी एवं संपन्न होगा। इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र को वास्तविक रूप प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि ये संस्थाएं ही जनता को राजनीति व प्रशासन में आधिकारिक साझेदार बनाने के अवसर प्रदान करती है, ताकि लोकतंत्र में लोक का महत्व, लोक मतलब होता है जनता, लोकतंत्र में लोक का महत्व बना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि स्थानीय सुशासन के महत्व के संबंध में आपके जितने भी आपकी शंकाएं थी होगी उन सब का हल आपको अब मिल चुका होगा। अगर कुछ चीज़, कोई बात है जो आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।